दो भोजपुरी बहुओं ने बनाया अमीर ससुराल में लिट्टी चोखा। खंडेलवाल परिवार का बहुत ही सुंदर सा घर था। रसोई में चमचमाते बर्तन थे और जरूरत का सारा सामान उपलब्ध था। प्रिया और सुनीता चुपके चुपके आटा गूंथ रही थी और चारों तरफ चोर नजर दौड़ा रही थी। अरे यार सुनीता, कहीं माँ जी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बस भी करो, हाथ कांप रहे हैं मेरे डर से। सुनीता डरते हुए चूल्हे पर कढ़ाई रख रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और पसीने से तरबतर हो चुकी थी। अरे यार दीदी, मेरा तो दम घुट रहा है। अरे बाप रे बाप, क्या करूं मैं। लेकिन बहुत दिनों से मन कर रहा था लिट्टी चोखा खाने का। घर की याद आ रही थी। सुनीता, हमें सब्र करना होगा। यहाँ के रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन आज तो मन ही नहीं मान रहा था। बस एक बार बना लेते हैं। अचानक तेज आवाज आती है। उषा देवी रसोई में तेजी से आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और उसकी आंखें लाल थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? हे भगवान, ये कैसी बदबू आ रही है। तुम दोनों क्या बना रही हो छुप छुप कर? क्या मुसीबत है ये? माँ जी, वो बस हम थोड़ा सा अपने गांव का खाना। उषा देवी प्रिया की बात को बीच में काट देती है और जोर से चिल्लाती है। उनके हाथ में स्मार्टफोन था और चेहरा गुस्से से लाल था। अब बहुत हो गया। ये गरीबों का खाना मेरे घर में? छी, मुझे नहीं खाना ये सब। हमारे घर में इज्जतदार लोग आते हैं। सेठ जी का परिवार, डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे वो सब। हद है ये तो। माँ जी माफ कर दो। अपने घर का स्वाद, माँ का प्यार, यही सब याद आ रहा था। अरे चुप करो। तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है? यहाँ आकर हमारी नाक कटवाओगी? पड़ोसी क्या कहेंगे कि खंडेलवाल घर में देहाती खाना बन रहा है। राजेश खंडेलवाल रसोई में आ जाता है। उसके चेहरे पर काफी परेशानी थी, लेकिन लिट्टी की खुशबू सूंघकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों? यहाँ कैसी खुशबू आ रही है? लगता है कुछ खास बन रहा था। देखिए ना आप, ये दोनों बहुएं छुप छुप कर गांव का खाना बना रही हैं। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है इन्होंने। कुछ कहेंगे आप इन्हें? लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? राजेश चुपचाप रहता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। वो लिट्टी को घूर रहा था, जैसे उसे कुछ पुरानी बात याद आ गई हो। पापा जी, हमें माफ करें, लेकिन हमारी माटी हमारी पहचान होती है। हमारी संस्कृति ही हमारी असली दौलत है और इसे छुपाना तो गलती है ना। बेटी, तुमने सही कहा है, लेकिन समाज, लोग क्या कहेंगे? अमित और विकास भी आवाज सुनकर रसोई में आ जाते हैं। दोनों अपनी पत्नियों को रोते देखकर अब परेशान हो जाते हैं। मम्मी, इतना गुस्सा क्यों? आखिर खाना ही तो है। प्रिया ने कुछ गलत तो नहीं किया। हाँ माँ, सुनीता भी तो इस घर की बहू है। उसका भी तो हक है यहाँ पर। खाना नहीं, बेइज्जती बना रही हैं ये दोनों। अब तुम दोनों को ही इस घर से निकलना होगा। समझ लिया? मैं ऐसी बहुओं को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनीता जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। प्रिया भी आंसू बहाई जा रही थी। तभी उसके हाथ से आटा गिर जाता है। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? ये हमारी पत्नियां हैं और इस घर की बहुएं हैं, बहुएं। इनकी कोई गलती नहीं है। मम्मी, प्रिया ने सिर्फ अपने घर का खाना बनाया है, इसमें गलत क्या है? क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना रही हैं आप? अब मेरी बात नहीं मानोगे। मैं कह रही हूँ, या तो ये जाएगी या मैं जाऊंगी। राजेश अचानक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज लड़खड़ा रही थी। वो लिट्टी को हाथ में उठाता है। उषा, बस करो। तुम्हें पता है मैं कहाँ से आया हूँ? बिहार के छपरा जिले से, मेरे गांव से। वहाँ मेरी माँ भी यही लिट्टी चोखा बनाती थी। यही मेरा बचपन का स्वाद है। सभी हैरान रह जाते हैं। उषा देवी का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। वो अपने पति को हैरानी से देखती है। आपने तो कभी बताया नहीं। तौबा तौबा, ये मैं क्या सुन रही हूँ। शर्म आती थी। अमीरी दिखाने के चक्कर में अपनी जड़ें भूल गया था, अपनी माँ को भूल गया था, अपने गांव को भी भूल गया था। लेकिन आज समझ आया, असली अमीरी अपनी संस्कृति को सजाने में है, छुपाने में नहीं। पापा जी, आप भी बिहार से हैं? तो फिर तो हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। हमारे ससुर जी भी तो वहीं के हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। राहुल शर्मा, जो कि एक बहुत फेमस फूड ब्लॉगर था, अंदर आता है। उसकी नाक तक लिट्टी चोखे की खुशबू पहुंच चुकी थी। जी नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, एक फूड ब्लॉगर हूँ।
वो क्या है ना, पास से गुजर रहा था तो लिट्टी चोखे की इतनी जबरदस्त खुशबू आई कि मैं यहाँ खींचा चला आया। जी वो हमने बनाया था, लेकिन अब तो। वाह क्या बात है, क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? इतना इतना ऑथेंटिक बिहारी फूड मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? जी ये तो हमारी बहुओं ने बनाया है, लेकिन ये तो गरीबों का। राहुल लिट्टी चोखा खाता है। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे और वो आंखें बंद करके लिट्टी चोखे का लुत्फ उठाता है। अरे वाह, ये तो कमाल का है। इसे मैं अपने सोशल मीडिया चैनल पर शेयर करूंगा, ये तो वायरल हो जाएगा। राहुल तुरंत अपने फोन से वीडियो बनाता है और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर पोस्ट कर देता है और लाइव रिएक्शन भी देता है। दोस्तों, आज मुझे दिल्ली में सबसे बेस्ट लिट्टी चोखा मिला है, जो बनाया है खंडेलवाल घर की बहुओं ने। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ इंटरनेट पर डाल रहे हैं। आंटी जी, ये तो गोल्ड माइन है। आप लोग रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। ऑथेंटिक बिहारी फूड की बहुत डिमांड है। अरे 5 स्टार होटल में भी इतना टेस्टी लिट्टी चोखा नहीं मिलता। सभी एक दूसरे को देखते हैं। राहुल का फोन अचानक बजने लगता है। नोटिफिकेशन की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। देखिए, हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कहाँ मिलेगा, रेट क्या है और बुकिंग कैसे करें। दीदी सुना आपने? हमारा खाना इतना अच्छा लगा है उनको, मजा आ गया मुझे तो। प्रिया, तुमने कमाल कर दिया। मुझे गर्व है तुम पर। आज पता चल गया कि तुम कितनी टैलेंटेड हो। सुनीता, अब तो तुम बहुत फेमस हो गई हो। हमारी बीवी एक सेलिब्रिटी शेफ है। उषा देवी अब धीरे धीरे प्रिया और सुनीता के पास जाती। उसकी आंखों में अब शर्म और अफसोस नजर आता है। बहू, मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया। क्या तुम मुझे भी ये बनाना सिखाओगी? मैं भी सीखना चाहती हूँ। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अब से हम सब मिलकर लिट्टी चोखा बनाएंगे और घर की इज्जत को बढ़ाएंगे। पूरा परिवार रसोई में जमा हो जाता है। सभी मिलकर लिट्टी चोखा बनाने की तैयारी करते हैं। आज मुझे अपने गांव की याद आ गई, अपनी माँ की याद आ गई। चलो अब हम एक बिहारी फूड फेस्टिवल आयोजित करते हैं। पूरे मोहल्ले को दिखाएंगे हमारी असली संस्कृति। पापा पापा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सुनीता, तुम और भी रेसिपी बताना। अब सत्तू, दाल, भात, पेठा, खजूर, सब कुछ। उषा देवी अब अपने स्मार्टफोन पर लिट्टी चोखा की रेसिपी सर्च करती है और गलती से वो चाइनीज रेसिपी पर क्लिक कर देती है और गलत चीजें ऑर्डर कर डालती है। अरे यार, मैंने तो चाइनीज सॉस ऑर्डर कर दिया, वो भी लिट्टी के लिए। अब क्या करूँ, मर गए हम तो। ये कैसे बनेगा? सभी ये बात देखकर हंसने लगते हैं। रसोई में और खुशी का माहौल छा गया। पूरा परिवार साथ में हंस रहा था। माँ जी, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, हम सब मिलकर सीखेंगे, धीरे धीरे सब आ जाएगा। प्रिया आंसुओं से भरी आंखों के साथ सभी को देखती है। वो खुशी से भावुक हो गई थी। भगवान का शुक्र है, आज मैं समझ गई कि हमारी असली परंपरा ही हमारी दौलत है। माता रानी का आशीर्वाद है ये। माँ जी, आपने जो कहा था वो गलत था। हमारे खाने से हमारी इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं। सभी गले मिलते हैं। रसोई में प्रेम और खुशी का माहौल होता है। आज से ये घर खंडेलवाल बिहारी रसोई कहलाएगा और तुम दोनों बहुएं इसकी मुख्य रसोइया हो और मैं बनूंगी तुम्हारी असिस्टेंट। आप लोगों की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। मैं अपने चैनल पर इसकी फुल डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। घर की बहुओं से सेलिब्रिटी शेफ तक का सफर। सभी तालियां बजाते हैं। खंडेलवाल परिवार अब एक साथ खुशी खुशी लिट्टी चोखा बनाने में बिजी था। जय हो हमारी बहुओं की, जय हो बिहारी कल्चर की, जय हो हमारी पारंपरिक विरासत की। सभी मिलकर लिट्टी चोखा बनाते हैं और खाते हैं और खुशियां बांटते हैं। दूर से देखने वाले पड़ोसी भी आकर उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि लिट्टी चोखे की खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी थी। किशोर अपने घर के एक छोटे से शीशे में खुद को देखते हुए अपनी पत्नी विमला से बोलता है। बिमला, ओ बिमला, कहाँ हो जी? इस शीशे को जरा साफ तो कर दिया करो, धुंधला हो गया है, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। ज्यादा ना हमारी सफाई पर सवाल मत उठाओ। तुम्हारे चश्मे में ही खराबी है। इतना पुराना चश्मा है, धुंधला नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? हाँ, बात तो तुमने सही कही है, लेकिन इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं नया चश्मा ले सकूं। और इससे ना अभी ना बहुत साफ दिखता है। कम से कम 5-6 साल तो और चल ही जाएगा। उम्र भर चला लेना। अब शीशा निहार लिया हो तो आ जाओ, खाना खा लो, फिर फैक्ट्री भी जाना है।
विमला के कहने पर किशोर खाना खाने बैठ जाता है और कुछ देर में खाना खाकर अपनी फैक्ट्री के लिए निकलता है। किशोर एक गरीब आदमी था। वो अपने ही गांव की एक कपड़ा फैक्ट्री में कपड़ों में नग लगाने और कढ़ाई बुनाई का कारीगर था। रोज की तरह ही आज भी किशोर काम पर आता, लेकिन अचानक ही एक साड़ी में नग लगाने का काम करते हुए उसका चश्मा उसकी आंखों से निकलकर उसके आगे गिर जाता है। अपने चश्मे को अपने हाथों से उठाकर देखने पर उसको पता चलता है कि उसके चश्मे की एक डंडी टूट गई है, जिस पर वो अपने साथ काम करने वाली एक लड़की मधु से बोलता है। मधु बेटी, जरा देखना मेरे चश्मे की डंडी टूट गई है क्या? हाँ काका, ये तो एक साइड से निकल गई। अब आपको बिना चश्मे के दिखाई भी तो नहीं देता है ना। हाँ बेटिया, अच्छा तुम एक काम करो, कोई रस्सी लेके चश्मे का दूसरा छोर बांध दोगी, मैं किसी तरह ना कान पर अटका लूंगा। ठीक है काका, लेकिन आप नया चश्मा बनवा लो, क्योंकि इससे कितने दिन काम चल पाएगा। इतना कहकर मधु एक धागा चश्मे पर बांध देती है, जिसके बाद किशोर उस चश्मे को कान पर एक तरह अटकाकर पूरा दिन काम करता है और शाम होने पर घर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है। विमला, अरे सुनती हो, कहाँ हो? क्या हुआ जी? क्यों आते ही शोर मचाने लग गए? बताइए क्या हुआ? मेरे चश्मे की एक साइड की डंडी टूट गई है। काम पर तो मैंने जैसे तैसे मधु बिटिया से बोलकर धागा बंधवा कर काम चला लिया, लेकिन अब जरा इस पर ना इलास्टिक बांधो दोनों साइड से, ताकि निकल ना जाए और गिरे भी ना। पहली बात तो घर में इलास्टिक नहीं है, और इतना झमेला करने से अच्छा नया चश्मा ले लो या इस चश्मे की डंडी लगवा लो। ना 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 ना, मुझ गरीब के पास ना चश्मा लेने के लिए पैसे वैसे नहीं है। ऐसा करता हूँ ना, कल इसकी डंडी पूछ कर आता हूँ कितने की लगेगी, लेकिन तुम भी ना कल इलास्टिक लाकर घर में रख लेना। ज्यादा महंगी हुई ना डंडी तो मैं नहीं लाने वाला। अगले दिन सुबह उठकर किशोर काम के लिए निकलता है, लेकिन फैक्ट्री पहुंचकर उसके मालिक गोविंद से उसकी टक्कर हो जाती है, जिसमें किशोर का चश्मा निकलकर नीचे गिर जाता है और उसका एक साइड का शीशा टूट जाता है। लेकिन गोविंद ये सब बिना देखे फोन पर बात करते हुए बोलता है। अरे काका, देख कर चला करो यार। अरे नहीं नहीं भाई, तुमको नहीं बोला। अच्छा, कल पेमेंट आ जाएगी ना? इतना बोलकर गोविंद वहाँ से चला जाता है, तो वहीं किशोर कमजोर आंखों से अपना टूटा चश्मा ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मधु आती है और किशोर को ऐसे जमीन पर अपना चश्मा ढूंढते देखकर जल्दी से उसका चश्मा उठाती है और किशोर के हाथ में देते हुए बोलती है। काका, आपका ये चश्मा तो टूट गया है, लेकिन कैसे टूटा ये? बेटा, मालिक से टक्कर हो गई थी। अच्छा, लेकिन अब क्या होगा? इसका शीशा तो एक साइड से निकल चुका है, ये तो जुड़ेगा भी नहीं। काका, एक काम करो, नया चश्मा ले ही लो। पैसे नहीं है तो मैं दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, इतनी कमाई नहीं है तेरे काका के पास, और तेरे से लेकर ना तो कभी नहीं लगवाऊंगा मैं। एक काम करता हूँ, इसे ही जुड़वाने की कोशिश करता हूँ। अभी के लिए तो तू मुझे यही दे दे, इसमें एक साइड का तो शीशा लगा है ना, उसी साइड से काम चला लूंगा। मधु किशोर की बात मानकर उसको उसका चश्मा पहना देती है, लेकिन अब किशोर के चश्मे की डंडी के साथ साथ उसका एक साइड से शीशा भी निकल चुका था, जिस कारण बेचारे गरीब किशोर को काम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर भी किसी तरह से वो उस दिन काम करता है और शाम को काम से घर जाते हुए एक चश्मे की दुकान पे जाकर वहाँ मौजूद लड़की से बोलता है। बेटी, तुम जरा मेरा चश्मा देखकर बता सकती हो कि इसे रिपेयर करवाने में कितना खर्चा आएगा? अंकल जी, ये चश्मा तो बहुत पुराने स्टाइल का है, ऐसा चश्मा तो अब कोई नहीं बनाता। आप ऐसा करिए ना, अपनी आंखों का चेकअप करवाकर नया चश्मा बनवा लीजिए। बेटी, नया चश्मा कितने में बनेगा? अंकल जी देखिए, आंखों का चेकअप करवाने के बाद चश्मे का खर्चा जोड़ू तो सबसे सस्ता चश्मा बनवाने में कम से कम 3000 रूपए का खर्चा आएगा। क्या 3000? 5000 की तनख्वाह में 3000 का अगर चश्मा ले लूंगा मैं, इतना महंगा कैसे ले सकता हूँ मैं? ठीक है बेटा, मैं तुमको ना बाद में बताता हूँ। किशोर वहाँ से मुंह लटकाए घर चला जाता है, जहाँ विमला अपने पति के आने पर उसके चेहरे पर एक साइड से टूटा चश्मा देखकर वो बोलती है। ये क्या? ये तो और भी ज्यादा टूट गया। अरे आपने काम कैसे किया आज? बिना चश्मे के आप देख ही नहीं पाते हैं। पहले ही कहा था कि नया चश्मा बनवा लो। नया चश्मा ना पूछ के आए हैं, 3000 का बन रहा है। बताओ इतने पैसे मुझ गरीब के पास कहाँ से आएंगे? आज सूरज होता तो अपने बाबा को यूं गरीबी में जिंदगी नहीं गुजारने देता, लेकिन क्या करें,
भगवान ने हम गरीबों से हमारे इकलौता सहारा भी कुछ सालों पहले एक्सीडेंट में छीन लिया। लेकिन आप चिंता मत करो, मेरे पास एक अंगूठी है अपनी शादी की, उसको बेचकर आप चश्मा बनवा लो। नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारी माँ की अंगूठी है। अगर मैं उसको बेचूंगा ना तो मुझे पाप लगेगा, पाप। इसलिए ना मैं उसको नहीं बेचूंगा। कुछ दिन ऐसे ही काम चला लेता हूँ। अगर आगे जाके पैसे मिलेंगे ना, उसमें थोड़े से बचा के सस्ता वाला चश्मा ले लूंगा। बनवाने में तो बहुत पैसे लग रहे हैं ना। किशोर का चश्मा टूट गया था और बिना चश्मे के वो एक अंधे इंसान के भांति था। लेकिन पैसों की कमी के कारण वो अपना चश्मा नहीं जुड़वा पा रहा था। और अब ऐसे ही अगले दिन टूटे चश्मे के साथ काम पर पहुंचते हुए रास्ते में एक मोटरसाइकिल से किशोर टकरा जाता है और उसके हाथ पैर पर खरोच आ जाती है। बावजूद इसके वो किसी तरह काम पर पहुंचता है, जहां उसकी ये हालत देखकर मधु बोलती है, अरे काका, ये सब क्या है? हाथ पैर में ऐसे चोट कैसे लगी? बेटी क्या बताऊं, चश्मा टूटने के कारण कुछ दिखता ही नहीं है ढंग से, इसलिए गाड़ी से टकरा गया था। ज्यादा नहीं लगी है, तुम चिंता मत करो। काका बस, अब कितना दुख सहोगे? अरे आपको मालिक से बोलना चाहिए कि आपकी तनख्वाह बढ़ाए। अरे आज के जमाने में कौन 5,000 में काम करता है? आपके जैसा कारीगर इससे ज्यादा तनख्वाह के लायक है। मधु आगे कुछ बोलती इससे पहले वहाँ फैक्ट्री का मालिक गोविंद वहाँ गुस्से में आता है और किशोर से बोलता है, अरे काका, आपसे काम नहीं होता तो काम छोड़ दो ना। अरे मेरे काम की धज्जियां उड़ाने में क्यों लगे हो? आपको पता है कल वाले पीस में सारे नग हट गए। अरे भैया, अभी तो दुकान में ही नहीं पहुंचे थे। अगर ग्राहक उसको खरीद कर ले जाता तो मेरी इज्जत का क्या होता? आपका काम में ध्यान नहीं है क्या? बस मालिक, अरे उनसे गलती हुई है काम में, लेकिन ये इतने सालों से पहली बार है। और वो भी इसलिए क्योंकि उस दिन आपसे टकराने पर इनका चश्मा टूटकर गिर गया था और आप इनको इतनी तनख्वाह नहीं देते हैं कि ये अपना चश्मा जुड़वा पाए या नया ले पाए। अरे एक गरीब जो बस अपना घर चलाने के लिए आपके यहाँ इतने कम पैसे में काम करता है इतने समय से, उसकी उम्र का लिहाज नहीं सही, कम से कम उनके काम का तो लिहाज कर लेते। मधु बेटी चुप हो जाओ। मालिक मालिक, ये तो बच्ची है, थोड़ी पागल सी है, नादान सी है। आप ना मुझे कल की तनख्वाह मत देना, मैं दोबारा सारी पीस बनवा दूंगा। और ना आप ना इस पर गुस्सा मत करना, बच्ची है बेचारी। अपने पिता की उम्र के इंसान को ऐसे देख कर ना इसको थोड़ा गुस्सा आ गया। काका बस करो। अरे आपकी कारीगरी की लोग तारीफ करते हैं, फिर भी आप दब के काम करते हैं। इतना अच्छा काम करने के बावजूद आपको अपना चश्मा बनवाने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। बस बहुत बोल ली तुम। जाओ, जाकर चुपचाप काम पर लगो। और काका आप चलो मेरे साथ जरा। मधु की बातें गोविंद के दिलो दिमाग पर असर करती हैं और वो किशोर को लेकर अपने एक बहुत अच्छे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है, जहां वो पहले उसकी आंखें चेक करवाता है और फिर उसके लिए 2 चश्मे बनवाता है। कुछ देर इंतजार करके गोविंद को वो दोनों चश्मे बनकर मिल जाते हैं, जिसके बाद वो काका को चश्मे देते हुए बोलता है, काका मुझे माफ कर दो। मैंने इतने सालों से आपको इतने कम वेतन पर रखा है, ये जानते हुए भी कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो। ये चश्मे मेरी तरफ से हैं। 2 चश्मे इसलिए कि कभी गलती से एक टूट जाए तो आप दूसरे का इस्तेमाल कर लें। और मैं अब से आपका वेतन भी बढ़ा रहा हूँ। बेटा इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको। मुझ गरीब का तो उस वेतन में भी गुजारा हो ही जाता है ना। अरे अब आप सिर्फ गुजारा नहीं करोगे, अच्छे से जिंदगी भी जियोगे। प्लीज काका, मना मत करो। गोविंद की प्रार्थना को किशोर अस्वीकार नहीं कर पाता और दोनों चश्मे रख लेता है। घर जाने पर जब विमला किशोर की आंखों पर नया चश्मा देखती है तो बहुत खुश होती है और अगले दिन फैक्ट्री में किशोर के मुंह से गोविंद के किए के बारे में सुनकर सब गोविंद में आए बदलाव को बहुत सराहते हैं और अंत में गरीब का टूटा चश्मा आखिरकार नए चश्मे में बदल ही जाता है। पार्वती नाम की एक औरत अपनी बहू और बेटे के साथ हंसी खुशी अपने घर में रहा करती। जितनी सुंदर पार्वती दिखती थी उतने ही सुंदर उसके बाल थे। वैसे तो पार्वती बहुत ही समझदार सास थी, लेकिन जब भी उसकी बहू उसके काले और घने लंबे बालों का राज पूछती, वो हमेशा ही इस बात को टाल देती। लेकिन पार्वती की बहू भी कुछ कम नहीं थी। वो हमेशा अपनी सास को किसी न किसी बहाने से उसके बालों का राज निकलवाने की कोशिश करती ही रहती। एक दिन दोनों टीवी देखते हुए, माँ जी एक बात तो बताओ, ये टीवी में जो भी एक्टर्स होते हैं, ये लोग अपने बालों को और स्किन का इतना ध्यान रखते हैं,
इन सब चीजों में बहुत सारा पैसा खर्च होता होगा ना? हाँ बहू, ये सारे एक्ट्रेस अपने ऊपर लाखों खर्च करते हैं, वो भी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। तो फिर माँ जी आप अपने ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर देती होंगी ना, क्योंकि आप भी तो बहुत सुंदर ही हो। अरे नहीं बहू, मैं कहा, मैं अपने ऊपर इतना खर्च क्यों ही करूँगी, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। नहीं माँ जी, आप तो अभी भी जवान लगती हो, सच कह रही हूँ। बहू ज्यादा मक्खन मत लगा मुझे, जिस तरह से तू मेरी तारीफ कर रही है ना, ऐसा लगता है कि तूने मेरे लिए कोई रिश्ता देखा है। अरे नहीं माँ जी, मैं कहाँ ये सब करूँगी। सब जानती हूँ मैं, तू मुझसे क्या निकलवाना चाहती है, लेकिन ये राज तुझे कभी पता नहीं चलेगा। संजना इसके बाद किचन में चली जाती है और रात के खाने की तैयारियों में लग जाती है। शाम को जब नितिन घर आता है तो संजना नितिन से कहती है, तुम अपनी माँ को आखिर समझाते क्यों नहीं हो? क्या हो गया संजना? तुम्हारी माँ इतनी सुंदर दिखती है, उनके बाल कितने सुंदर है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी भी उन्हीं की तरह सुंदर दिखे? हाँ बिल्कुल चाहता हूँ तुम और सुंदर दिखो, लेकिन अभी तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें और सुंदर दिखने की क्या जरूरत पड़ गई? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसे एक दिन पार्वती देवी नहाकर शीशे के सामने अपने बाल को संवार रही होती है। तभी वहाँ उसकी बहू आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या बात है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपके बाल और काले घने होते जा रहे हैं। हाँ बहू, एक औरत की सुंदरता उसके बालों से ही नजर आती है। मगर माँ जी आपके सुंदर बालों का राज क्या है, मुझे भी बताओ ना। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, अपनी सास के बालों की तरह तुझे भी अपने बाल उसके जैसे करने चाहिए। अरे तो बता दोगी तो क्या आपके बाल झड़ जाएंगे क्या? अगर बाल झाड़ोगे नहीं तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाल लंबे और घने हो जाएंगे जो देखकर मुझे अच्छा लगेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रहने दो, मत बताओ, मुझे भी नहीं जानना आपके बालों का राज। हाँ वैसे भी तुझे बता ही कौन रहा है। पार्वती अपने काले घने लंबे बालों का राज किसी को नहीं बताती। ऐसे एक दिन उसके घर पर उसकी सहेली विमला आती है। विमला अपनी सहेली पार्वती से कहती है, अरे पार्वती, जरा बहू से कहकर चाय वगैरह तो मंगवा। आ गई करमजली मेरे घर चाय पीने, इसको तो कुछ शर्म वरम है ही नहीं। अच्छा मंगवाती हूँ। बहू जरा एक कप चाय लाना, विमला आंटी आई हैं। हाँ और बता बहन। सब ठीक है, तू बता। हाँ सब ठीक है, लेकिन तेरे बाल इतने सुंदर कैसे हैं? क्या करती है तू? बस सब ऊपर वाले की देन है। अरे हाँ, ऊपर वाला तो तुझ पर ही मेहरबान है। हाँ ये तो मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है। तभी संजना चाय लेकर आती है और अपनी सास की बात सुनकर मन ही मन कहती है, हाँ ये बुढ़िया क्यों बताएगी अपने काले घने बालों का राज? अरे चाय देना आंटी को। हाँ माँ जी। अरे वाह बहू, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तूने। शुक्रिया आंटी जी। चल अब जा यहाँ से, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दो, सर पे चढ़ के नाचने लगती है। अरे पार्वती वो अभी बच्ची है, ऐसे बात मत कर। अच्छा बच्ची है तो गोद ले लेना, अपने ही घर ले जा। तो मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है क्या नहीं। और ये बता तो किस काम से आई थी? अरे यार, जानना तो मैं ये चाहती हूँ कि तेरे बाल इतने काले घने और लंबे कैसे हैं? क्या राज है इसका? देख, ये राज तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है, तो तू कौन सी खेत की मूली है? तुझसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ तो मत करना, किसने बोला है करने को? चल निकल यहाँ से। विमला अपना पैर झटकते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। पार्वती अपने बालों की देखरेख बड़े अच्छे से किया करती। उसके बाल रेशम के धागों की तरह लहराते रहते। ये सब देखकर उसकी बहू को बड़ी जलन होती। वो अपनी सास जैसे बाल पाने के लिए तरह तरह के केमिकल लगाना शुरू कर देती है, जिससे उसके बाल भी अच्छे लगने लगते हैं। एक दिन पार्वती अपनी बहू से कहती है, क्या बात है बहू, अब तो तेरे बाल भी अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है? अरे माँ जी आपको क्या लगा, आप मुझे नहीं बताओगे आपने बालों का राज, तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हे भगवान, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मेरे बालों का आखिर राज क्या है। माँ जी हो गई ना बोलती बंद आपकी। ठीक है, अगर तुझे सच में पता लग गया है मेरे काले बालों का राज तो यही ठीक है। अब तो मेरे बाल भी आपके बालों की तरह हो जाएंगे। अच्छी बात है। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों सास बहू के बीच घने बालों को लेकर बहस हुआ करती। ऐसे एक दिन पार्वती के सर में दर्द हो रहा था। वो सोफे पर बैठकर अपनी बहू को आवाज लगाती है और कहती है, अरे बहू कोई गोली दे दे, मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। आई माँ जी। पार्वती सर दर्द की दवा और कटोरे में तेल लेकर आती है और सास को दवा देकर जैसे ही तेल उसके बालों में लगाती है, पार्वती झंझनाते हुए अपनी बहू से कहती है,
अरे करमजली नास पिटी, तूने मुझसे बिना पूछे मेरे बालों को हाथ कैसे लगाया? किसने बोला था तुझे मेरे सर में तेल लगाने को? अरे इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? मैं तो बस आपके सर की मालिश करने आई थी क्योंकि आपके सर में दर्द हो रहा था। हाँ तो तुझे मैंने क्या बोला था कि मुझे सर दर्द की दवाई चाहिए, ना कि मेरे बालों की मालिश। माँ जी, इतना ज्यादा घमंड भी ठीक नहीं होता अपने बालों को लेकर। मेरे बाल है, मैं तो घमंड करूंगी ही। कोई बात नहीं, घमंड तो रावण का भी नहीं टिका। इतना बोलकर संजना कमरे में चली जाती है और अपने बालों को संवारने लग जाती है। अब वो अपने बालों को अपनी सास के बालों से बेहतर बनाना चाहती थी, जिसके चलते वो केमिकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज करने लगती है और धीरे धीरे उसके बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल टूटने लगते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे एक दिन वो कमरे के शीशे के सामने बैठकर कंघी कर रही थी और अपने टूटे हुए बालों को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी सास उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे क्या हुआ करमजली, गला क्यों फाड़ रही है? माँ जी, आपके जैसे बाल करने के चक्कर में मैंने बहुत सारा केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज किया, जिससे मेरे बाल कुछ टाइम के लिए तो ठीक हो गए, मगर अब देखो कितने सारे बाल गिरने लग गए हैं। जैसे ही कंघा बालों में लगती है, सारे बाल एक बार में ही इतने ज्यादा निकल जाते हैं। तू पागल है क्या? किसने बोला था तुझे ये केमिकल लगाने को? माँ जी, आप जाइए यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अब क्या बोलूं मैं? मुझे पता है, आप अभी भी अपने बालों का राज नहीं बताओगी। आप जाइए यहाँ से। बहू, तुझे जैसा लगता है ना वैसा कुछ भी नहीं है। तू थोड़ा समझने की कोशिश कर। किसको क्या समझूं माँ जी? इतना बोलकर संजना बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है। ये देखकर पार्वती डर जाती है कि कहीं बहू कुछ कर कुराना ले। वो दरवाजे को खूब पीटती है, मगर संजना दरवाजा नहीं खोलती। तब इसकी सास उससे कहती है, अच्छा बहू, बाहर आ, बताती हूँ तुझे मेरी एक काले और घने बालों का राज। ये सुनती ही संजना बाहर आती है, जिसके बाद तुलसी बताती है, बहू आज से बहुत पहले की बात है। पार्वती अपने बालों को अच्छा सिल्की करने के लिए कभी कुछ नहीं लगाया करती थी, जिसके कारण उसके बाल झड़ने लग गए थे। धीरे धीरे उसके बाल इतने खराब हो गए थे कि सर पर बाल के नाम पर सिर्फ कुछ ही बाल रह गए थे, जिस वजह से उसकी हर जगह हंसाई होने लगी थी। इसलिए अपने बेटे के साथ नए शहर में शिफ्ट हो गई थी और लोगों की बातों और खुद को मजाक का पात्र बनाने के बचने के लिए उसने अपने बालों पर काले बालों की विग लगानी शुरू कर दी थी। वो अपने बालों को ना तो किसी को छूने देती थी और ना ही किसी को इस बात का पता लगाने देती थी कि उसके सर पर नकली बाल हैं। ये है बहू मेरे काले और घने बालों का राज, जो कि नकली है। माँ जी, मगर आपकी देखा दाखी मैंने भी अपने बालों का नुकसान तो करवा लिया ना। मगर बहू, मेरा तो समय जा चुका है, पर तेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कल तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चलियो। अगले ही दिन दोनों सास बहू डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर संजना के बालों का कुछ टेस्ट करते हैं और दवाइयाँ और शैम्पू लिखकर दे देते हैं और खान पान का भी ध्यान रखने को कहते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। संजना डॉक्टर के कहे अनुसार सब कुछ करती है और उसका हेयर फॉल रुक जाता है और उसके बाल चमकदार, घने और लंबे हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है, संजना प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद उसकी सास कहती है, देख बहू, तेरे बाल अब पहले की तरह ठीक होने लगे हैं। अब तू ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का यूज मत करियो जिससे तेरे बाल खराब हो, क्योंकि अब घर में एक नया मेहमान भी आने वाला है। जी माँ जी, मैं अब से अपना और अपने परिवार का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखूंगी। बहू, अपने डॉक्टर और मेरी और अपने पति की सलाह जरूर मानना। जी माँ जी। माँ, अब सब कुछ आपको ही देखना है। जैसे आपने संजना को उसके बुरे वक्त में मदद की, जिससे उसके बाल वापस आ गए, अब वैसे ही आपको उसकी इस हालत में भी देखरेख करनी होगी। बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी बीवी और तेरे बच्चों दोनों पे ध्यान रखूंगी और दोनों को ही सलामत रखूंगी। अपनी सास की बात सुनकर संजना बिल्कुल वैसे ही करती है जैसा उसकी सास कहती है और कुछ दिन बाद उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आ जाता है और संजना, उसके सास और उसका परिवार खुश